Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज है 26 नवंबर एंड डे है फ्राइडे। सबसे पहली बात है, अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखनी है तो एक दूसरा मेरा चैनल है, उसके ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा नीचे। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाल रखी है फाइनेंशियल मॉडलिंग से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कि आप कैसे सीख सकते हैं फ्री में विद सर्टिफिकेट। और बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, वैसे वो पेड हैं बट फ्री में कैसे उसको एक्सेस करें वो बता रखा है। दूसरी बात, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो उसके ऊपर आज एक और वीडियो आ रही होगी फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर। तो वो आपको सीखना है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्यू अप फॉर LIC एंकर बुक। बहुत ही बेसिक बात है। एंकर इन्वेस्टर का एक दूसरा नाम भी होता है कॉर्नर स्टोन इन्वेस्टर। इसका मीनिंग मैंने आपको पहले बताया था। कुछ इंस्टीट्यूशंस या फिर कुछ इंडिविजुअल्स IPO से जस्ट पहले कंपनी के शेयर्स कंपनी से प्राइवेटली खरीद लेते हैं, और ये कोई इलीगल डील नहीं होती है, कंपनी की विल से होती है, तो ये लीगल होती है। तो IPO से जस्ट पहले वो ख़रीद लेते हैं, और जनरली वो क्या करते हैं, IPO के बाद अपने शेयर्स को ऑफलोड कर देते हैं। ऑफलोड का मीनिंग होता है सेल कर देना, तो वो अपने शेयर्स को सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से मतलब बेसिकली IPO के अंदर जो भी गेन हुआ वो उनको मिल जाता है। तो यहाँ पर यही हुआ कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्यू अप, यानी क्यू अप करने का मीनिंग आपने सुना होगा कि स्टे इन अ क्यू या फिर गो इन अ क्यू। तो मतलब क्यू का मीनिंग होता है लाइन, एक लाइन में। मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, नामी इन्वेस्टर्स जो हैं, वो लाइन में लगे हुए हैं LIC IPO की एंकर बुक के लिए। मतलब लाइन में लगना इज़ अ मेटाफॉर, इज इन अ मेटाफोरिकल सेंस। तो LIC IPO का एंकर उनको चाहिए बेसिकली। तो अब कौन से इन्वेस्टर्स हैं वो आपके ये हैं। बेसिकली ये जो ऊपर लिखे हैं, इन इन्वेस्टर से मीटिंग हो चुकी है LIC की, और यहाँ पे जो लिखे हैं इनसे नहीं हुई है। इसमें लिखा होगा कि Canadian pension managers such as CPPIB and CDPQ and California University Endowment, Brookfield and Kuwait Investment Authority। इसके अंदर मेनली क्या है, सोवरेन वेल्थ फंड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक टर्म, सोवरेन वेल्थ फंड, SWF बोलते हैं, सॉरी F। इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे आप कोई बड़ी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, जैसे यहाँ पे कुवैत का एग्जांपल है। तो कुवैत एक डेवलप्ड कंट्री है, उसकी गवर्नमेंट जो है उसके पास सरप्लस है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब उसके पास भी वही दो तीन ऑप्शन रहते हैं कि वो डेट के अंदर भी डाल सकता है, इक्विटी के अंदर भी डाल सकता है, एसेट्रा एसेट्रा। बट वो जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो उसके लिए एक अलग से बॉडी बना देगा, एक सोवरेन वेल्थ फंड नाम से एक चीज़ बना देगा। इसके अंदर फंड मैनेजर्स को अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ही फंड्स देगी कि वो गवर्नमेंट के नाम से उसको इन्वेस्ट कर दे। तो इस तरीके से सोवरेन वेल्थ फंड काम करते हैं। और सोवरेन वेल्थ फंड का मेनली फोकस होता है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें ताकि इनकी डेवलपमेंट जब हो तब डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी फ़ायदा हो जाए। और जिनसे हो चुकी है मीटिंग, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं थोड़े ज़्यादा, वो हैं ब्लैकस्टोन, ब्लैक रॉक, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। अच्छा, ये आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी वापस से सोवरेन वेल्थ फंड है आबू धाबी का। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉर्प, ये भी सिंगापुर का SWF है। इन कैपिटल इंटरनेशनल, तो ये सब कंपनीज और ये SWF मिलके बात करेंगे LIC से एंकर बुक लेने के लिए। बाकी इसके अलावा जो ये शेयर सेल कर देगा इन लोगों को, तो उसके बाद इंश्योरेंस जाइंट मतलब LIC की वैल्यू 110 बिलियन हो जाएगी। तो काफ़ी इनॉर्मस वैल्यूएशन है। तो ये हमने पूरा जो फर्स्ट न्यूज़ देख लिया। इसके अलावा कुछ डेटा इसके अंदर दिया हुआ है LIC से रिलेटेड। LIC जब स्टार्ट हुआ था तब वो 5 करोड़ की मार्केट कैप से स्टार्ट हुआ था 1956 में। अभी उसका करंट एसेट बेस 38 लाख करोड़ प्लस है। उसके अलावा कवर स्टोरी में ये थोड़ा लिखा है कि जैसे LIC जब गवर्नमेंट ने इंकॉर्पोरेट किया था तब 245 इंश्योरेंस कंपनीज और प्रोविडेंट सोसाइटीज़ मिल के इसको LIC में बनाया था। और हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, 8 जोनल ऑफिस, 113 डिवीजन ऑफिस। कोई इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है बट फिर भी हमने थोड़ा कवर कर लिया। इससे नेक्स्ट चलेंगे, विल नॉट कॉम्प्रोमाइज इंडियाज इंटरेस्ट एट WTO। अब इसमें थोड़ा सा ये बोरिंग सी न्यूज़ है, मतलब इसके अंदर कोई ऐसे कोई सॉलिड स्टेप नहीं है, बट फिर मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता होगा कि हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो इसकी मिनिस्ट्री है, और कंज्यूमर अफेयर्स की मिनिस्ट्री और टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री है, इन तीन मिनिस्ट्री के एक ही मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल। तो पहले भी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे। और अभी जब हमने थोड़े दिनों पहले सुना था कि कैबिनेट मिनिस्टर मतलब कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स का पूरा शफलिंग हुई है, उसके अंदर इनको 2 और मिनिस्ट्रीज मिल गई है। तो इसके अंदर ये तीनों के मिनिस्टर हो गए। अब इसमें मतलब ये न्यूज़ नहीं है, ये अभी नहीं हुआ है। तो न्यूज़ ये है कि अब ये हमारे WTO में जाएंगे। WTO
मिनिस्ट्रल एक इवेंट है। इसके अंदर बहुत सारी वही है कि कंट्रीज़ आएंगी, अपने प्रपोजल्स को रखेंगी और WTO जो है इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ रूल्स बनाएगा, वो सब करेगा। तो यहाँ पर ये है कि इंडिया जो अपनी प्रपोजल्स रखेगा उसका मेन एम होगा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। उसका मेन एम होगा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। हमने थोड़े दिनों पहले देखा था कि इन्होंने एक USTR से, US के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से भी मीटिंग की थी, जिसके अंदर US और इंडिया के अंदर जो ट्रेड रिलेशन है उनको डेवलप करने की बात की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्री ट्रेड कर सकें US और इंडिया के बीच में। तो इसी तरीके से उसी प्रपोजल को मतलब मुझे तो लगता है, और बाकी और भी कुछ प्रपोजल हो सकते हैं कुछ और कंट्रीज़ के साथ जिनको वो आगे रखेगा इस मीटिंग के अंदर। तो यही है। अब इसमें मेन न्यूज़ ये है कि इस जब ये प्रपोजल्स को रखेगा तो ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, मतलब एज इन कि इंडिया ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसमें मतलब इंडिया को अपने इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ इंडियाज़ इंटरेस्ट। मतलब हमें जैसे अगर फ्री ट्रेड करने की परमिशन चाहिए तो उसके बदले में हमें कुछ खोना पड़ेगा, तो वो जो खोना पड़ेगा वो इंडिया के इंटरेस्ट के मतलब विपरीत नहीं होगा, उसके अपोजिट नहीं होगा। तो इस तरीके से पूरा, इसमें मैंने आपको पहले बताया था, इसके अंदर कोई ऐसा सॉलिड स्टेप नहीं दिख रहा है, बट ये है कि जो हमने USTR से बात की थी, जो मैंने आपको न्यूज़ के अंदर भी कवर किया था, तो वो यहाँ पे होने वाला है प्रपोजल। तो ये हमने थोड़ी सी बात देख ली है। बैंक प्राइवेटाइजेशन नॉट इन वन गो। तो यहाँ पर ये बैंक प्राइवेटाइज हो रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट 2 बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रही है। सबसे पहले देखते हैं कौन से बैंक्स हैं। पहले है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक। अब इसमें क्या है, किसी भी बैंक को प्राइवेटाइज करने के लिए अभी तक कोई लॉ नहीं है, मतलब लॉ है बट वो लॉ मना करता है कि प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। तो जो बैंकिंग लेंडिंग एक्ट है उसके अंदर हमें संशोधन करना पड़ेगा, यानी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो इस अमेंडमेंट बिल को प्रेजेंट करेगी गवर्नमेंट विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट का मीनिंग होता है ये जो नवंबर दिसंबर का पीरियड होता है, तो जितने भी बिल्स इस टाइम पे प्रेजेंट होते हैं मतलब पार्लियामेंट में, तो उनको विंटर सेशन बिल्स बोला जाता है। तो विंटर सेशन का पार्लियामेंट के अंदर बिल प्रेजेंट होगा। अब इसके अंदर ये दोनों ही बैंक्स जो हैं, इनके अंदर गवर्नमेंट जो है 26% स्टेक को रिटेन करने की कोशिश करेगी अगर ये बिल पास हो जाता है तो। इस तरीके से तो ये हमने पूरा देख लिया। द अपकमिंग बिल विल क्लियर डेस्क फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल्स। रेगुलेटर जो है यानी कि सेबी और बाकी गवर्नमेंट भी, तो वो दोनों अगर अप्रूव कर देते हैं तो रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 PSBs, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसके नाम आपको पता चल गए होंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो ये हमने जो है पूरा यहाँ पर देख लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो इन तीनों बैंक्स मतलब इन तीनों न्यूज़ में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं इकोनॉमिक टाइम्स मार्केट्स के ऊपर। या नाउ ट्रेडर्स रोल ओवर ऑफ बियरिश FNO बेट्स हिंट्स एट ग्लूमी दिसंबर। अब इसके अंदर मुझे FNO आपको वापस से बताना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं इसको। नाउ फ्यूचर्स ऑप्शंस में क्या होता है कि आप बेसिकली मनी देके आप ट्रांजेक्शन जो करते हैं उसके अंदर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जनरली क्या होता है कि जैसे आज का कोई प्राइस चल रहा है किसी चीज़ का, मान लेते हैं रुपीज़ एक्स, तो आप मान लेते हैं कि 10 दिन का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप 10 दिन बाद उसी सेम चीज़ को उतनी ही क्वांटिटी को ₹X में बाय कर पाएंगे। तो यहाँ पे बेट ये होती है कि आपको आपको लग रहा है कि ₹X से बढ़ेगा प्राइस, बट अगर कम हो गया तो आपको तब भी ₹X पे ही बाय करना पड़ेगा। तो ये होता है फ्यूचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस के अंदर, अच्छा मैं आपको अभी ये मैंने आपको बाय साइड से बताया, ये सेल साइड से भी हो सकता है, बट वो थोड़ा सा समझने के लिए कॉम्प्लेक्स लगता है तो मैंने वो नहीं बताया। ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस के अंदर ये कंपल्शन नहीं होती है। आपने बिडिंग लगाई ₹X पर कि मैं ₹X पर खरीदूंगा इसको, बट अगर मान लेते बढ़ जाता है तो आप खरीद ही लेंगे, बट नहीं बढ़ता है तो आपको ऑप्शन है, आप नहीं मतलब इसको मना भी कर सकते हैं। आपको एक प्रीमियम अमाउंट पहले से ही पे करके रखना होता है, तो वो आपको वापस नहीं मिलता है। इस तरीके से होता है। और अगर आप ज़्यादा में भी ख़रीदना चाहते हैं तो वही है कि आपको जो बीच में डिफरेंस हुआ वही गेन हो जाएगा, बट आप जो ऑप्शन के लिए अमाउंट रखेंगे वो आपको तब भी नहीं मिलता है। तो ऑप्शन जैसे नाम से पता चल रहा है ऑप्शन है बाय करने का, और फ्यूचर्स में आपको फ्यूचर में बाय करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से होता है। बट दोनों में एक मतलब सुविधा आप कह सकते हैं, फिर एक फैसिलिटी फीचर कुछ भी कह सकते हैं, ये है कि जैसे आपने मान लेते हैं 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जनरली क्या होता है ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लास्ट थर्सडे ऑफ अ मंथ ऐसे एंड होते हैं। तो अगर आपका 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपने शुरू में मान लेते फर्स्ट नवंबर को एंटर किया, तो जो लास्ट थर्सडे होगा उस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा होगा।
तो जो इस मंथ में आप देखेंगे कि इस मंथ में लास्ट थर्सडे कल ही था, तो कल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहे थे। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाले दिन आपके पोर्टल के ऊपर एक ऑप्शन शो करता है रोल ओवर करने का। रोल ओवर का मतलब होता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एक फ़ीस दे करके एक्सटेंड करवा सकते हैं। कितना एक्सटेंड, 1 महीने 2 महीने, जितना भी आप चाहते हैं उतनी अकॉर्डिंगली आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप मान लेते हैं कि हमने जैसे यहाँ पे 10 दिन का एग्जाम्पल लिया, इसको 30 डेज़ कर लेते हैं, 1 महीना कर लेते हैं, तो आप अगेन उसको 30 डेज़ और एक्सटेंड करा सकते हैं। क्योंकि आपको लग रहा था, मान लेते हैं प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस मान लेते हैं थोड़े बढ़े भी या फिर नहीं बढ़े, पर आपको लग रहा है अब और बढ़ेंगे, तो वो आप उसी अकॉर्डिंगली आप करा सकते हैं इसको। और अगर आपको सेल करना तो सेल तो कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा होगा रोल ओवर क्या है। तो ट्रेडर रोल ओवर और बियरिश एफएनओ, मतलब अब इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा तब तो आप बुलिश हैं, बट अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस नीचे जाएगा, उसमें कैसे होगा। आपने ऐसे किया कि आपने बोला मैं इसको इस प्राइस पर सेल कर दूंगा, आपके पास अभी वो है नहीं, आप सेल कर दोगे, आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो फ्यूचर्स के अंदर। तो इससे इसमें क्या होगा कि आपको एक तरीके से लोन दे देगा, जो भी एक्सचेंज है उतने अमाउंट का है उतने उसका, तो वो लोन दे देगा पेपर्स के ऊपर। एक्चुअली में कोई ट्रेड नहीं होगा, सिर्फ लोन दे देगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर आप इसको सेल कर सकते हैं, और अगर प्राइस नीचे जाता है तो आप फिर नीचे जाके बाय कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेल हाई बाय लो। ये एक स्ट्रेटजी आप कह सकते हैं, सेल हाई बाय लो। तो इसके अंदर जो आपका डिफरेंस होगा आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस नीचे जाएगा तो आप बियरिश है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो ट्रेडर जो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं लोग, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर निफ्टी के अंदर जो भी रोल ओवर जो है उसका डेटा है यहाँ पर, तो ये सभी इन कंक्लूजन क्या कह रहे हैं कि बियरिश एफएनओ चल रहा है। जो मैंने आपको सेकेंड अभी एग्जाम्पल दिया ये वाला, ये बियरिश फ्यूचर का एक एग्जाम्पल है। ऐसी ऑप्शंस में भी हो सकता है। तो बियरिश एफएनओ होने के साथ साथ रोल ओवर भी हो रहे हैं, यानी कि और ज़्यादा नीचे जाने का एक्सपेक्टेशन है मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से बेट्स हिंट्स एट ग्लूमी दिसंबर। तो यहाँ पर वही है कि अगर दोनों और भी ज़्यादा नीचे चले जाता है, तो जो बेट्स हो रही हैं वो अगर ठीक हो जाती हैं तो ग्लूमी दिसंबर, ग्लूमी का मीनिंग होता है सैड, तो सैड दिसंबर हो सकता है इसका। बहुत ही बेसिक बात है, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी इसमें क्या है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस गोल्ड में अवेलेबल होता है, सिल्वर में अवेलेबल होता है, और कुछ कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स के अंदर अवेलेबल होता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर स्टॉक्स हैं, जिसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि कोई स्कीम चल रही होगी, मतलब कोई पॉन्जी स्कीम ऐसा कुछ चल रहा होगा। मतलब जो डाउट नहीं होता जिन स्टॉक्स के ऊपर, सिर्फ उन्हीं के अंदर अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये जो 3 बैंक्स हैं आपके, 3 स्टॉक्स हैं, आदित्य बिरला कैपिटल, हनीवेल ऑटो, सॉरी 2 ही हैं, 2 ही ये जो स्टॉक्स हैं, ये अभी एफएनओ सेगमेंट के अंदर नहीं है, बट एनएससी इनको ऐड करेगा। यहाँ पर ये है, बट इसमें कोई वो नहीं था। बट हाँ, मेन आपको ये एफएनओ वाला पूरा कॉन्सेप्ट, सेल हाई बाय लो वाला, और ये सब समझ में आना चाहिए। अच्छा, अगर आप ये तो आप फ्यूचर्स के अंदर कर रहे हैं, बट अगर आप वैसे इस चीज़ को करते हैं, जैसे आपने किसी भी स्टॉक को अपने जब प्राइस बढ़ा हुआ था तब बेच दिया, और जब थोड़ा कम हुआ तब बाय कर लिया, तो इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। और आप इक्विटी मार्केट के अंदर, मतलब नॉर्मल स्टॉक मार्केट के अंदर, आप इसको सिर्फ एक दिन के लिए ही कर सकते हैं, इंट्राडे ही कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं आपने सुबह सुबह सेल कर दिया स्टॉक, तो आप पूरे दिन में कभी भी खरीद सकते हैं उसको। और मतलब अगर आपने नहीं खरीदा तो आपके अकॉर्डिंगली, मतलब ऑटोमेटिकली जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगा, एलटीपी होगा, जो सबसे 3:30 बजे के आसपास दिन में, तो उस पर आपका अपने आप अकॉर्डिंगली बाय हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे चलते हैं, रुपी फॉल्स 12 पैसे टू 74.52 ऑन मंथ एंड डॉलर डिमांड। तो यहाँ पर मंथ एंड के अंदर डॉलर की डिमांड जनरली हर महीने बढ़ जाती है। तो एक ऐसी न्यूज़ जनरली आई जाती है कि मंथ एंड में कैसा डिमांड रहा। तो यहाँ पर वही है कि मंथ एंड में डॉलर डिमांड ज़्यादा रही, तो इसकी वजह से रुपी 12 पैसे फॉल कर गया। अब फॉल करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन समझना पड़ेगा। अब मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़ और $1 इज इक्वल टू 74 रुपीज़। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ये प्राइस पहले था और अब ये हो चुका है, मान लेते ये एग्जांपल है। तो इसके अंदर आपको लग रहा होगा कि जैसे $1 है, $1 आपको यहाँ पे रुपीज़ कम हो रहे हैं, तो रुपये की वैल्यू आपको कम होती हुई लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली में डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि $1 में आप पहले 75 रुपीज़ खरीद पा रहे थे, जिस सेम डॉलर में आप 74 ही रुपीज़ खरीद पा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है और डॉलर वीक हो रहा है, ये है यहाँ पर। तो अगर आप एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन यूज़ करना चाहें, तो रुपी का एप्रिसिएशन हो रहा है, रुपी का
और डॉलर का डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया ना। अगर मान लेते हैं 74 से 75 हुआ है, इसका मीनिंग ये उल्टा हो जाएगा कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, आपको 75 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं उसी चीज़ के लिए जिसको आपको 75 रुपीज़ में आप खरीद पा रहे थे। तो रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा, और ये अप्रिशिएट हो जाएगा इस तरीके से। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ बढ़ती हुई लग रही होती है, जैसे यहाँ पे रुपी बढ़ रहा है असल में तो मतलब फिगर्स के अंदर, बट वो चीज़ एक्चुअली में डेप्रिशिएट कर रही होती है इस तरीके से ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रुपी फॉल्स, मतलब रुपी डेप्रिशिएट कर गया 12 पैसे। इसका मीनिंग ये है कि रुपी 12 पैसे से बढ़ा है रुपी का अमाउंट बेसिकली। तो आपको अब समझ में आएगा कि थर्सडे को जब क्लोज हुई थी, थर्सडे मतलब कल कल जब क्लोज हुआ था तो 74.52 था, और वेडनेसडे को ये जब क्लोज हुआ तो 74.40 था। तो आपको यहाँ पे बीच में डिफरेंस दिख रहा होगा +12 पैसे का। तो 74.40 74.52 में क्लियर डिफरेंस है। तो ये हमने जो है पूरा देख लिया। और यहाँ पे मैं बीच में आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर जैसे आपने कोई स्टॉक देखा, वो मान लेते हैं कि ₹X पर क्लोज हुआ, ₹100 पर क्लोज हुआ, तो क्या वो ₹100 पर ही ओपन होगा, ये ज़रूरी है? क्या वो उससे ज़्यादा पर या उससे कम पर ओपन नहीं हो सकता? ये आपको जो है कमेंट में मतलब आंसर देना है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं सेकंड इसको न्यूज़ को। एक्सिस एंड इंडस इंड बैंक्स टू रेज 4,000 करोड़ वाया परपेचुअल इंफ्रा बॉन्ड्स। बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। एक्सिस और इंडस इंड बैंक तो आपको पता ही है, दोनों प्राइवेट बैंक्स हैं, तो मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। तो ये दोनों ही बैंक्स जो हैं बॉन्ड्स के थ्रू, डेट के थ्रू 4,000 करोड़ इशू करा है इन्होंने मतलब। तो यहाँ पर ये अब इसमें एक चीज़ जो बोली गई है वो ये है, द बैंक इज़ ट्राइंग टू रेज चीप मनी बिफोर इट बिकम्स एक्सपेंसिव आफ्टर द डिसम्बर RBI पॉलिसी। मतलब ये बोला जा रहा है, यहाँ पे भी ऊपर भी लिखा है कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी नेक्स्ट मंथ कुड सिग्नल द रिवर्सल ऑफ अल्ट्रा लूज पॉलिसी। मतलब अभी अगर आप जो डेट रेज कर रहे हैं वो काफ़ी आप इजीली कर पा रहे हैं, मतलब जो बैंक्स हैं ईजिली कर पा रहे हैं। ईजिली करने का मीनिंग है कि उनको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ रहा है, और जो कंप्लायंस है मतलब उनको बताना नहीं पड़ रहा कि हम अपने इस लोन से क्या करेंगे, तो वो जो कंप्लायंस है वो कम है अभी के लिए। बट अभी क्या होगा, मतलब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होगी, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब मीटिंग होगी, जो वो पॉलिसी निकालेंगे उसके अंदर दिक्कत हो जाएगी और उनको कॉस्टली मतलब एक्सपेंसिव हो जाएगा डेट को रेज करना। बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, बेसिक बात ये होती है। तो अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, मतलब कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, ऑब्वियसली वो खुद नहीं बोलेंगे, बट कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अभी रेज कर लिए बॉन्ड्स। तो यहाँ पर ये हुआ। अब इसमें परपेचुअल बॉन्ड्स एक टर्म है। परपेचुअल बॉन्ड्स का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि आपने जैसे मान लेते हैं कि किसी भी पर्सन को, मान लेते हैं मुझे आपने 100 रुपीज़ दिए, 100 रुपीज़ का आपने बॉन्ड दिया मुझे, परपेचुअल बॉन्ड था। तो उसके अंदर मान लेते मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 8% का इंटरेस्ट रेट दूंगा। तो 100 का 8% हो गया 8 रुपीज़। तो 8 रुपीज़ मैं आपको कंटिन्यू दूंगा टिल इन्फिनिटी, मतलब जब तक भी, मतलब हमेशा के लिए आपके अकाउंट में 8 रुपीज़ मैं सबमिट करवाता रहूँ। तो ये होता है परपेचुअल बॉन्ड का मीनिंग। तो इस तरीके से नाउ इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, ये तो बहुत बेसिक है। इसका मीनिंग होता है कि आपने जो बॉन्ड इशू किया है ये पर्पस से रिलेटेड बात है। जैसे परपेचुअल बॉन्ड आपका टाइम से रिलेटेड बात हो गई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पर्पस से रिलेटेड बात है कि आप जो बॉन्ड रेज कर रहे हैं, जो पैसा रेज कर रहे हैं डेट के फॉर्म में, वो आप कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के केस में हम अपनी बिल्डिंग को बनवाएंगे या फिर कुछ भी नया प्रोजेक्ट हमें लेना हो तो ये वहाँ पे होगा। तो बैंक्स के लिए जनरली क्या होगा कि बैंक नया ऑफिस अपना ओपन कर रहे होंगे, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होगा आपका। दोनों ने मिलाकर 4,000 करोड़ इसमें इशू किया है। बाकी एक्सिस बैंक भी इसमें प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है कि एक्सिस बैंक इज एमिंग टू रेज अबाउट 2,000 करोड़ वाया एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स और परपेचुअल पेपर्स। परपेचुअल पेपर्स आपको पता ही चल गया। एडिशनल टीयर 1 का मीनिंग होता है कि टॉप क्वालिटी बॉन्ड्स। तो टॉप क्वालिटी बॉन्ड्स का बेसिकली मीनिंग हुआ कि उसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम मिलेगा, बट सेफ्टी आपकी पूरी रहेगी इसके अंदर। तो ये जो हमने यहाँ पे पूरा देख लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नाउ स्मार्ट इन्वेस्टिंग के पेज को कवर करेंगे। परसिस्टेंट शेयर्स में सी ट्रैक्शन ऑन स्ट्रॉन्ग डिमांड राइजिंग मार्जिन। तो परसिस्टेंट एक सिस्टम्स नाम से कंपनी है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है परसिस्टेंट। ये परसिस्टेंट सिस्टम नाम से कंपनी है, और इसके अंदर ये मिड टियर IT एक्सपोर्टर है। आपको समझ में आएगा कि IT सर्विसेज को
एक्सपोर्ट करते हैं यूएस यूके जैसी कंट्रीज़ के अंदर। तो इनका जो शेयर प्राइस है वो मे सी ट्रैक्शन, मतलब बढ़ने की मतलब वो उसको उसको ग्रोथ मिल सकती है, बेसिकली बढ़ सकता है शेयर प्राइस ऑन स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़्यादा चल रही है। और अभी कुछ टाइम के अंदर अंदर ही 26% बढ़ा है ओवर द पास्ट 3 मंथ्स, यहाँ पे दिख रहा है। नाउ सेकंड कॉमा डाल के राइजिंग मार्जिन, मतलब इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, मतलब आपने सुना होगा कि इस चीज़ में तो मार्जिन ही नहीं है या ऐसा कुछ, तो उसमें जो है मतलब कितना इनको कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच में मार्जिन मिल रहा है, तो वो इनका बढ़ा है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी इनका बढ़ा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ऑन सस्टेन्ड रेवेन्यू ग्रोथ इनकी सस्टेन्ड है, एंड अ फर्म ऑपरेटिंग मार्जिन डिस्पाइट वेज प्रेशर, मतलब जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो अच्छा है, फर्म मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन है डिस्पाइट वेज प्रेशर ड्यू टू हायर अट्रिशन दिस इन द सितंबर क्वार्टर। ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें होंगी एकदम से, तो एक बार हम समझते हैं इसको धीरे धीरे। ड्यू टू हायर अट्रिशन वेज प्रेशर, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ डेली वेजेस जो लेबर से रिलेटेड बात की गई है, तो बिल्कुल सही है। ड्यू टू हायर अट्रिशन का मीनिंग है उनके छोड़ के जाने की वजह से, मतलब लेबर बहुत ज़्यादा छोड़ के जा रही है। यहाँ पे लेबर एसेंशियली नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे बोलना चाहिए जो लोग आईटी के अंदर है, मतलब कुछ भी हो सकता है, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, कुछ आपके जो नॉन क्वालिफाइड इंजीनियर टाइप लोग होते हैं जिनको काम आता है बेसिकली, वो भी आप लोग बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो लोग जो हैं छोड़ के ज़्यादा जा रहे हैं, इसकी वजह से वेज प्रेशर बनता है। वेज प्रेशर मतलब जैसे क्या होता है, अगर वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि डिमांड ज़्यादा है जो आपकी लेबर है उसकी, और सप्लाई कम हो गई है। तो ये दोनों ही चीज़ें जब होती हैं तो इससे प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ आ जाता है। और अगर आप लेबर की बात करेंगे तो उसका प्राइस क्या होता है, वेजेस, जो उसको हम पैसे देते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि वेज प्रेशर आ गया इसकी वजह से। तो ये हमने पूरा देख लिया। बाकी इसका रेवेन्यू जो है सस्टेन रहा है, 9.3% का ग्रोथ ही है। इवन रेवेन्यू इनका मतलब डॉलर मिलियन में, रुपी करोड़ तो एक ही बात है। एबिट रुपीज़ करोड़ में 12.5% से बढ़ा है। एबिट मार्जिन 40 BPS से बढ़ा है। बीपीएस का क्या मीनिंग होता है मैंने आपको बताया हुआ है। बीपीएस मतलब होता है 1/100 ऑफ अ परसेंटेज। तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि 100 BPS इज इक्वल टू, मतलब बी फॉर बीपीएस है यहाँ पर, इज इक्वल टू 1%। अगर किसी चीज़ में 100 BPS का चेंज आ रहा है, दैट इज़ 1% का इसके अंदर चेंज आ रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया। अब 100 आपको दिख रहा है यहाँ पर 40 BPS का चेंज है, इसका मीनिंग है 0.4% से बढ़ा है। तो यहाँ पर वही है कि इन चीज़ों को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम कुछ चीज़ों को पेंट कर सकें, मतलब अच्छा दिखा सकें। जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे आपको कि मतलब होने को तो ऊपर वाली चीज़ें जो हम परसेंटेज में ही दिखा रहे थे, तो यहाँ पर 0.4 भी लिख सकते थे, बट वो अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो यहाँ पर 40 BPS दिखा दिया। और ये सोर्स भी कंपनी डेटा का है, तो कंपनी ने खुद ही ये चीज़ बोली है। खैर उसके अलावा जीरोधा विल डिसरप्ट असेट मैनेजमेंट लाइक इट डिड ब्रोकिंग, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जीरोधा ने, मतलब जीरोधा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स जिसने ब्रोकिंग, डिस्काउंट ब्रोकिंग शुरू की ऐप के फॉर्म, मतलब ऑनलाइन के फॉर्म में। सॉरी, इसमें हुआ क्या बेसिकली कि पहले ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज कर रहे थे, बट जीरोधा ने क्या किया, जीरोधा ने बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्ज करी ताकि जो वॉल्यूम है इनके पास ट्रांजैक्शंस का वो ज़्यादा हो जाए, और उसके बेसिस पे वो मतलब इवन कर ले अपने आप को, ब्रोकरेज कम लेते हुए भी। तो यहाँ पर वही हुआ कि जीरोधा ने अपनी ब्रोकरेज को कम कर दिया। उससे क्या हुआ, मतलब कोई भी, मतलब जो पूरी कॉम्पिटिटर्स हैं सबको ब्रोकरेज कम करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को बोलते हैं मार्केट को डिसरप्ट कर देना, मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देना। अब यहाँ पर जीरोधा विल डिसरप्ट असेट मैनेजमेंट। असेट मैनेजमेंट मतलब आपको पता होगा, जैसे आपके पास मान लेते हैं कुछ फंड्स पड़े हुए हैं, आप जैसे म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड काफ़ी क्लासिक एग्जांपल है एसेट मैनेजमेंट का, कि आप अपना फंड एक फंड मैनेजर के हाथ में दे रहे हैं कि वो मैनेज कर लेगा। और जनरली लोग सीए वगैरह को भी दे देते हैं, मतलब जो लोग सैलरी वगैरह के बेसिस पे अर्न करते हैं, वो अपना टैक्स के लिए एक सीए को हायर करते हैं और वो अपने फंड्स को भी उसी सीए को दे देते हैं, मतलब जनरली ये चीज़ होती है। तो वो भी इनडायरेक्टली असेट मैनेजमेंट का ही एक पार्ट हो गया। तो असेट मैनेजमेंट में वो पर्सन आपके जो फंड है उसको इन्वेस्टमेंट कर देगा स्टॉक मार्केट के अंदर वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर वो असेट मैनेजमेंट का हो गया ना। अब इसके अंदर जीरोधा भी एंटर कर रहा है असेट मैनेजमेंट के अंदर, ये बैकग्राउंड है इस न्यूज़ का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, विल डिसरप्ट द असेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री अगेन व्हाट इट डिड इन द ब्रोकर, ये तो वही है। मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स, हाँ यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स टुडे आर अनेबल टू बीट द बेंच मार्क इंडेक्सेस एंड गेट आर चार्जिंग स्टीप फीस। मतलब क्या है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल जो ब्रोकर, मतलब जो फंड मैनेजर होता है, उसका अल्टीमेट काम होता है कि वो बेंचमार्क इंडाइसिस जो हैं, मतलब जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, निफ्टी 50 हो गया, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, तो ये सब जो इंडेक्सेस है, जो मेन इंडेक्सेस हैं,
उसको बीट कर सके, उसको एक अच्छे मार्जिन से बीट कर सके। अगर हम इन सब का एवरेज लें तो लगभग 16-17% के आसपास आपको कंपाउंडेड एनुअली का रिटर्न ये लोग दे देते हैं। मतलब अब अगर आप किसी स्पेसिफिक ईयर को पकड़ के चलेंगे जिसमें नहीं मिला तो ऐसा भी हो सकता है, बट अगर आप कंपाउंडेड एनुअली पिछले 5 साल 10 साल का देखेंगे तो इसी रेंज के अंदर आएगा। तो अगर कोई मतलब मान लेते हैं कि कोई ब्रोकर है, अब आपको क्या है कि दो चीज़ों को कंपेयर करना है। तो अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको कोई फीस नहीं देनी, तो आपको कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ निफ्टी के इंडेक्स फंड को खरीदना है जिसके अंदर जो असेट मैनेजर नहीं होता उसके अंदर मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम आप बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोग होते हैं, तो आपको फीस नहीं देनी होती, बहुत कम फीस देनी होती है। अब अगर मान लेते हैं कोई पर्सन है जो असेट मैनेजर है, उसको आपको फीस देनी पड़ रही है 1%। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 1%, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आप इसको रियल टर्म्स के अंदर देखेंगे, मनी टर्म्स के अंदर। और मान लेते हैं वो 16-17% रिटर्न भी नहीं दे पा रहा, या मान लेते हैं 18% जितने रिटर्न्स दे पा रहा है, तो आपको इन ऑल आपको फ़ायदा नहीं है उसमें। तो अगर कम से कम वो 20% या 22% रिटर्न प्लस दे रहा है तो वो अच्छी बात है। और राकेश झुंझुनवाला जी ने अपने उसके अंदर बोला था एक इंटरव्यू के अंदर कि 22% रिटर्न अगर वो कमा सकते हैं तो वो किंग है, वो सबसे ऊपर है मार्केट के अंदर। और अगर आप वॉरेन बफे की वो देखेंगे, वॉरेन बफे ने भी अपनी जो बर्कशायर हैथवे उनका स्टॉक है उसके ऊपर उन्होंने 18% 19% के आसपास ही कंपाउंडेड एनुअली कमाया है। हालांकि वो पिछले 70 साल में है, बट फिर भी। तो इस तरीके से है पूरा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया। तो अब यहाँ पर इतना रिटर्न कमाना मुश्किल होता है, इसीलिए यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि जो एसेट मैनेजर हैं वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करें 1%, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, और वो इंडाइसिस को भी, मेजर इंडाइसिस को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। ये बेसिकली कहना ही चाह रहे हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रादर देन एक्टिव फंड्स। तो यहाँ पर ये हो गया कमेंटिंग ऑन टेक्निकल ग्लिचेस। हाँ, यहाँ पर ये है कि मतलब अब इनसे ये बोला गया कि आपके प्लेटफॉर्म पे तो ग्लिचेस आते जाते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा थोड़े दिनों पहले इनके प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, मतलब नहीं हो पा रही थी। तो वही हुआ कि यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ग्लिचेस तो हर प्लेटफॉर्म पर आते हैं, गूगल और फेसबुक पर भी आते हैं। हालांकि गूगल पर तो मैंने नहीं सुना, फेसबुक पर अभी थोड़े दिनों पहले ही था जो आया था, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जो तीनों पर था। खैर उसके अलावा ये मतलब पूरा था एसेट मैनेजमेंट का इनका जो टेक था। अब देखते हैं थोड़ी इकोनॉमी मैक्रो वाले सेक्शन को। इसके अंदर क्या है, कन्वर्जेंस ऑन सो मेनी इशूज, बरिंग पास्ट बैगेज बिगेस्ट आउटकम ऑफ टॉक्स विद यूएसटीआर। इसके अंदर भी है पीयूष गोयल का जो इंटरव्यू था, जो हमने ऊपर भी थोड़ा डिस्कस किया था, तो वही यहाँ पे पूरा डिटेल के अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर वही सेम बातें हैं कि एफटीए जो आपका यूएस के साथ हुआ है, यूएसटीआर से जो आपने बात की थी उसका क्या आउटकम निकला है, यही सब बार बार पूछा गया इसके अंदर। और बाकी वही है कि एफटीए मतलब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो कैसे इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग आस्पेक्ट्स को, जैसे क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट का आस्पेक्ट होता है, एक आपके पुअर पीपल के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बिजनेस वर्ल्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, तो वो सब 2-3 चीज़ें जो है उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो पहला जैसे पुअर पीपल वाला जो पॉइंट है उसके लिए इन्होंने वापस से उस पॉइंट को रख दिया जो कि इससे रिलेशन में नहीं है, बट फिर भी वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। हमने कल देखा भी था कि जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जो राशन वाली स्कीम है बेसिकली, उसको हमने 4 मंथ्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। तो 4 मंथ्स हालांकि है नहीं, नहीं सॉरी 4 मंथ्स हैं, सॉरी है, 1 दिसंबर से लेकर मार्च 2022 तक है ये, तो 4 मंथ्स हैं। मैंने कल भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा। दूसरी बात जो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस वाला पॉइंट है उसके लिए इन्होंने बोला है, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली एंड ट्रांसपेरेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन कैपिटल बीइंग नोटिस्ड बाय द वर्ल्ड। तो ये इतनी पॉजिटिव मतलब सही बात नहीं है, क्योंकि हमने शायद कल या परसों ही देखा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आउटफ्लो ज़्यादा है। 5100 करोड़ का आपका आउटफ्लो चल रहा है अभी के टाइम पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर पॉजिटिव बात नहीं है। दूसरी बात, वी हैव बीन एबल टू चेंज द माइंडसेट ऑफ बिजनेस फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज़ टू एंगेजिंग विद द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये है कि बिजनेस में हमने काफ़ी सारी सब्सिडीज़ को बंद कर दिया, उसके बाद भी बिजनेसेस सर्वाइव कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि हमने बिजनेस का जो कल्चर है उसको इम्प्रूव कर लिया है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात की जो यहाँ पे यूएसटीआर वाली बात है, द व्हाट इज़ द ब्रॉड आउटकम ऑफ आवर टॉक्स विद द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, द फैक्ट दैट वी कुड कम आउट विद सच एन इलैबोरेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑन सो मेनी इशूज इटसेल्फ इज़ अ बिग आउटकम। मतलब कि हमें बात कर पाई, ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। द लास्ट टाइम weren't एबल टू कम विद अ जॉइंट स्टेटमेंट, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो 2017 के अंदर जो मीटिंग हुई थी इंडिया और यूएस की, इंडो यूएस उसके अंदर, तो उस पर कोई जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं आ पाए थे ये लोग। उससे पहले जो 2016 के अंदर हुई थी, उसके अंदर आ गए थे। और उसके बाद जो मीटिंग हर साल होती थी वो 2021 के अंदर हुई है अब सीधा।
तो ये हो गया. आई थिंक द बिग टिकट आउटकम इज दैट ऑल बैगेज ऑफ द पास्ट हैज़ बीन बरीड. तो यहाँ पर यही पॉइंट है कि बैगेज ऑफ द पास्ट मतलब ये जो 4-5 साल से हो नहीं पा रही थी मीटिंग, तो ये चीज़ बरी हो गई, मतलब दफन कर दी गई एक तरीके से. आर वी ऑन ट्रैक ऑन द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद यूएस. तो व्हेन डिड वी एवर बोर्ड द ट्रैक, मतलब वो ये कि डिप्लोमेटिक से आंसर इन्होंने दिए हैं. पहले ये पूछ ये जब बात रहे हैं कि क्या हमारा जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट चल रहा है यूएस के साथ, उसके ऊपर हम ऑन ट्रैक हैं. तो इन्होंने बोला कि हम ट्रैक पे अभी चढ़े ही नहीं है. तो अभी कोई ऐसा ट्रैक बना ही नहीं. मतलब ये सब पॉलिटिकल आंसर्स हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा. एक बार आप गो थ्रू करना है तो कर सकते हैं. बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट ये नहीं है. इंपॉर्टेंट बाकी ये दो न्यूज़ जो नीचे हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहली है ऑयल एंड गैस कंपनीज सेटिंग अप नेट ज़ीरो टारगेट्स. मतलब मैंने आपको बताया था कि COP26 की जो मीटिंग हुई थी, COP26 की जो मीटिंग हुई थी, इसके अंदर, अच्छा COP का मीनिंग होता है कमीशन ऑफ पार्टीज़. तो कमीशन ऑफ पार्टीज़ 26 जो मीटिंग हुई थी, इसके अंदर वही था कि सब ने ये बोला था, मेजर इकोनॉमीज़ ने ये बोला था कि हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस पर पहुंच जाएंगे. यानी कि जितना हम कार्बन प्रोड्यूस करेंगे उतना ही हम ऑब्जॉर्व कर लेंगे 2050 तक. इंडिया ने ऐसा नहीं बोला था. इंडिया ने 2070 का टारगेट, इंडिया ने 2070 का टारगेट लिया है. और काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने, जिसके अंदर रशिया और चाइना भी हैं, उन्होंने 2060 का भी टारगेट लिया है. तो यहाँ पर 2070 का जो इंडिया ने एज अ होल इकोनॉमी टारगेट लिया है, उसके अंदर सब टारगेट्स बन रहे हैं जो ग्लोबल, मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं जो ऑयल सेगमेंट के अंदर हैं, क्योंकि ऑयल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बन इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जो धुआं होता है उसके अंदर निकलता है. तो वहाँ पर वो ये कि आपकी IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गेल, HPCL, BPCL, तो ये सब प्लान करें कि अपने अपने कंपनी के लेवल पर ये कब नेट ज़ीरो एमिशंस पर पहुंच पाएंगे. तो जैसे BPCL ने टारगेट लिया 2040 का, तो इस तरीके से है. बाकी आप देख सकते हैं IOCL, HPCL, बाकी जो तीनों हैं, टू सेटअप 22,000 EV चार्जिंग स्टेशन इन टोटल. तो इस तरीके से बाकी इनका कोई क्लियर वो नहीं है कि कब ये अचीव कर पाएंगे, बट 2040 तक जो BPCL ने बोला है तब तक कर देना चाहिए. तो यहाँ पे ये छोटी सी बात है. इसके अलावा मूडीज़ एक्सपेक्ट्स 9.3% GDP ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2020. अच्छा, मैं एक बार इस न्यूज़ पे वापस आता हूँ. इस न्यूज़ को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछे, मतलब हो सकता है अगले साल कोई पूछे या थोड़े टाइम बाद, तो आप उसको यूज़ ऐसे कर सकते हैं कि ऑयल एमिशंस के अंदर जो हमने टारगेट लिया था उसके अंदर क्या हमने किया है अब तक. अगर कोई आपसे ऐसे पूछे तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट ज़्यादा बड़ा नहीं बनता है इसमें, इस एस्पेक्ट के अंदर. खैर, उसके अलावा मूडीज़ एक्सपेक्ट्स 9.3% GDP ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2022. बहुत बेसिक न्यूज़ है इसके अंदर. इंडिया की GDP ग्रोथ काफ़ी सारे लोग प्रिडिक्ट करते ही रहते हैं. मतलब RBI भी प्रिडिक्शन निकालता है. RBI की प्रिडिक्शन 8% के आसपास चल रही है अभी की. और बाकी वो मूडी जैसे बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालती है, और एक CLSA सिक्योरिटीज़ हैं. बाकी और भी हैं जो बाहर की सिक्योरिटीज़ है, बारक्लेस, S&P वगैरह, वो भी निकालते हैं. तो यहाँ पर वो ये मूडी की एक्सपेक्टेशन 9.3% पर चल रही है इस पूरे ईयर के लिए. तो बहुत बहुत बेसिक सी बात है, बट फिर हमने इसको कवर कर लिया. और यहाँ पे रीज़न बताए हुए हैं. रीज़न है आपका सेज स्ट्रॉन्ग डिमांड, वाइडर रीच ऑफ वैक्सीन, ड्राइविंग पॉजिटिव आउटलुक फॉर कॉर्पोरेट्स इन इंडिया. तो यहाँ पर ये है. हालांकि इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं था, बट हमने डिस्कस कर लिया. बाकी दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. और बाकी छोटी वीडियो बनी क्योंकि आपके सामने पेपर के अंदर ज़्यादा इकोनॉमिक फाइनेंस न्यूज़ नहीं है. तो अब मैं ट्यूटोरियल पे आ ही चुके हैं ऑलरेडी, और बाकी ये सब हो गया. तो इसमें हम नंबर कवर नहीं करते हैं अभी के लिए, तो इसको हम स्किप करेंगे. और बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा. तो उसके ऊपर ये PDF में डाल देता हूँ. बिजनेस स्टैंडर्ड की भी एक PDF होती है, वो भी डाल देता हूँ. और द हिंदू, ये 3 PDF मैं अभी करंटली रोज़ डाल देता हूँ उसके ऊपर. तो उसके लिए आप नीचे जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.